हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक अनुसूची, जिसको अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं, को समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि अनुसूची क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके निर्माण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं इत्यादि वगैरह। तो चलते हैं अपने टॉपिक अनुसूची अर्थात शेड्यूल पर और जानते हैं सबसे पहले कि अनुसूची क्या होती है। तो अनुसूची सामाजिक शोध के क्षेत्र में प्राथमिक तथ्य संकलन की एक प्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि है। यह प्रश्नों का एक फॉर्म या तालिका होती है। कहने का मतलब कि जो अनुसूची होती है एक प्रश्नों का फॉर्म या एक तालिका होती है, जिसको लेकर साक्षात्कारता सूचनादाता के सामने बैठकर कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछता है तथा प्राप्त उत्तर को अनुसूची में लिख लेता है। इसकी उपयोगिता सामाजिक समस्याओं में प्रायः देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के से ही सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, वरन अनपढ़ व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यह सामाजिक शोध में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इसकी विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो गुडेम हार्ट ने बताया है कि अनुसूची उन प्रश्नों का समुच्चय है जिनको साक्षात्कारता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे एवं भरे जाते हैं। वहीं पीबी यंग ने कहा है कि अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसका प्रयोग साक्षात्कार के दौरान सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। तो इन परिभाषाओं को और जो उपरोक्त तथ्य आपको बताए गए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसूची कुछ और नहीं बल्कि प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका प्रयोग सामाजिक शोध के क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने में किया जाता है और इसमें पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल क्या है। अब जानते हैं कि शेड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता है कि अनुसूची सामाजिक शोध में तथ्यों को एकत्रित करने की एक विधि है। कहने का मतलब ये जो अनुसूची है या प्रश्नों की जो फॉर्म है, सूची है, वो किस काम में प्रयोग होता है? तो सामाजिक शोध में तथ्यों को एकत्रित करने के रूप में, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा है कि यह फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक सूची होती है। अभी जैसा कि मैंने आपने बताया कि अनुसूची जो होती है वो क्या होती है? प्रश्नों की एक फॉर्म या सूची होती है ना। और तीसरी विशेषता है कि एक प्रत्यक्ष विधि है। अनुसूची जो है, अनुसूची द्वारा आंकड़ों को प्राप्त करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। कहने का मतलब है यह प्रश्नावली की तरह सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी नहीं जाती है, बल्कि साक्षात्कारकर्ता जो है स्वयं सूचनादाता के पास जाता है, उससे प्रश्न करता है, उनके प्रश्नों को लिखता है। चौथी है कि इसके द्वारा पढ़े व अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी अनुसूची एक ऐसा जानकारी प्राप्त करने का माध्यम है जिसमें दोनों प्रकार के व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ व्यक्ति हों। और पांचवी इसकी विशेषता है कि जो अनुसूची होती है उसकी भाषा सरल, स्पष्ट, भ्रम रहित और अर्थ प्रदान करने वाली होती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुसूची क्या है और अनुसूची की विशेषताएं हैं क्या है। चलिए अब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शेड्यूल यानी अनुसूची का निर्माण कैसे होता है। तो चलते हैं और जानते हैं। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है, अतः इसका निर्माण बहुत ही सोच समझकर एवं सावधानी पूर्वक किया जाता है। इन प्रश्नों के निर्माण का कार्य कोई सरल नहीं होता है। इसके निर्माण के प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनसे गुजरते हुए प्रश्नों को अंतिम रूप दिया जाता है।
तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि एक अनुसूची का निर्माण करते समय किन किन चरणों को फॉलो किया जाता है या अनुसरण किया जाता है। तो पहला चरण है इस अनुसूची निर्माण के इस चरण में निश्चित किया जाता है कि अध्ययन विषय से संबंधित किन किन विषयों को शामिल किया जाएगा। यानी जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिस समस्या का, उस समस्या के संदर्भ में किन किन विषयों को शामिल किया जाएगा। क्यों? ताकि प्रश्नों को एक संतुलित अनुपात बनाया जा सके, यानी किस प्रकार की कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त करना है, उन पर कितने प्रश्न होने चाहिए इत्यादि वगैरह। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि अनुसूची में महत्वहीन प्रश्नों को सम्मिलित कर लिया जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं। अतः अध्ययन सामग्री के संबंध में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस चरण में हमने देखा कि क्या होता है कि यह निश्चय कर लिया जाता है कि किन किन विषयों को शामिल करना है और किस विषय पर कितने प्रश्न होने चाहिए इत्यादि वगैरह। अब आते हैं अनुसूची निर्माण के दूसरे चरण में। तो अनुसूची निर्माण के चरण में हम अनुसूची का आकार निश्चित करते हैं, अर्थात अनुसूची में कितने प्रश्न रखे जाएं, हैं, जिससे समस्या के संबंध में पर्याप्त सूचना मिल जाए। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि अनुसूची का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है, मसलन मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संदर्भ में किया जा रहा है या सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में किया जाता है। ये क्यों? क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संदर्भ में किया जाता है तो थोड़ा अनुसूची को लंबा किया जा सकता है, और यदि सामाजिक समस्याओं को के लिए किया जा रहा है तो थोड़े उसका आकार छोटा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस द्वितीय चरण में यह निश्चय किया जाता है कि किस विषय से संबंधित कितने प्रश्न रखे जाएं ताकि सूचना सही और पर्याप्त सूचना मिल सके। अब आते हैं इसके तृतीय चरण में। अनुसूचित निर्माण के इस तीसरे चरण में प्रश्नों के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस स्तर पर इस बात का अधिक ध्यान दिया जाता है कि प्रश्नों का निर्माण जल्दीबाजी में न किया जाए, उसकी भाषा जटिल न हो, अस्पष्ट न हो, बहुअर्थक न हो या विषय से संबंध रखने वाला अर्थात विषय से संबंध रखने वाले प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाए। तो आपने देखा कि इस तीसरे चरण में क्या किया जाता है, प्रश्नों के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिस पर बहुत सारी बातों का ध्यान दिया जाता है कि प्रश्न जल्दबाजी में न बने, उनकी भाषा कहीं जटिल न हो जाए, सरल भाषा हो, और स्पष्ट न हो जिससे सूचनादाता को समझ में न आ जाए, या विषय से संबंध न रखने वाले प्रश्न हो इत्यादि वगैरह। अब चलते हैं अनुसूची निर्माण के चौथे चरण में। तो अनुसूची निर्माण के इस चरण में प्रश्नों को जो हमने निर्माण किया है उसको सिलसिलेवार ढंग से क्रमबद्ध करना होता है। जैसे उत्तरदाताओं का नाम, लिंग, आयु, धर्म, वैवाहिक स्थिति, आय, व्यवसाय, ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सबसे ऊपर तथा मुख्य प्रश्नों को उसके नीचे रखा जाता है। साथ ही प्रश्नों को सरलता से जटिलता की ओर स्थान दिया जाता है, सरलता से जटिलता के स्थान दिया जाता है। और पांचवें चरण में अब हम जानते हैं कि अनुसूची निर्माण के पांचवें चरण में क्या होता है। तो अनुसूची निर्माण के इस आखिरी चरण में अनुसूची की सार्थकता सिद्ध की जाती है, अर्थात अनुसूची को प्रयोग में लाने से पूर्व इसका पूर्व परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के उपरांत इसको कुछ लोगों पर अनुसूची को लागू करके भी देखा जाता है कि इसमें कोई अनावश्यक प्रश्न तो शामिल नहीं है या कोई आवश्यक प्रश्न तो नहीं छूट गए हैं। अगर ऐसा है तो अनुसूची में संशोधन करके कमियों को दूर किया जा सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अनुसूची इस आखिरी चरण में अनुसूची के दोष रहित और सार्थक बनाने के उद्देश्य से इसका पूर्व परीक्षण सर्वेक्षण किया जाता है ताकि सूचनाओं को प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आप लोगों ने आज देखा कि शेड्यूल क्या होता है, यानी अनुसूची क्या होती है। इस अनुसूची को एक दूसरा नाम भी होता है सूची पत्र। तो ये अनुसूची या सूची पत्र क्या होता है, उसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और इसके निर्माण के जो प्रमुख चरण है वो कौन कौन से हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आज आप लोगों ने
शेड्यूल के बारे में, यानी अनुसूची या सूची पत्र के विषय में अधिक जान पाए होंगे। तो इस आशा के साथ कि आपको यह टॉपिक आज समझ में आया होगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में आप लोगों को इसके दूसरे टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।